हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुधा जल्दी से अपने घर का काम निपटाकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। सुधा ने देखा हॉस्पिटल से फोन आया है। उसने तुरंत फोन उठा लिया और जो ही कहा हेलो, तभी नर्स ने सुधा को बताया, सुधा जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आपके माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। नर्स की ये बातें सुनकर सुधा ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ। यही कहकर सुधा ने फोन काट दिया और वह ऑफिस जाने के बजाय तुरंत हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने सुधा को बताया कि तुम्हारी माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही है। इनका जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सुधा ने डॉक्टर से कहा, नहीं सर, ऐसी मत करिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पैसा जुटाने की। आखिर मेरी माँ की सिवा मेरा कौन है। तभी डॉक्टर ने कहा, सुधा, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। इस 24 घंटे में तुमको 10 लाख रुपए जमा करना ही होगा, नहीं तो तुम अपनी माँ को अपने घर ले जा सकती हो। हम उन्हें रखकर यहाँ करेंगे क्या। सुधा ने कहा, जी सर, मैं देखती हूँ। यही कहकर सुधा तुरंत हॉस्पिटल से अपने ऑफिस पहुंची। सुधा एक होटल में मैनेजर के पोस्ट पर काम करती थी। सुधा होटल पहुंची तो उस होटल के मालिक का इंतजार करने लगी। जो उस होटल के मालिक थे वह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका 3 स्टार होटल के अलावा और भी कई बड़े कारोबार था, इसलिए वो होटल का दिन में एक बार चक्कर लगा जाते और 10 से 15 मिनट तक ऑफिस में बैठते और फिर वो चले जाते। सुधा उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी कि शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। कुछ देर इंतजार करने के बाद उस होटल के मालिक यानी कि मोहन शर्मा आए। उनको देखते ही सुधा के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद सर मेरी मदद जरूर कर देंगे। इनके लिए 10 लाख से 12 लाख रुपए आखिर क्या है। मोहन सर के आने के 15-5 मिनट बाद सुधा उनके ऑफिस में चली गई और कहा, मैं कम इन सर हुए उसने कहा। मोहन सर ने कहा, कम इन। सुधा को देखते ही उन्होंने क्या कहा, बात है सुधा, आज तुम्हारे चेहरे का रंग उतरा हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें। सुधा ने तभी रोते हुए कहा, जी सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपके मदद की जरूरत है। मोहन ने कहा, मदद, कैसी मदद। सुधा ने कहा, सर मुझे 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, प्लीज आप मुझे पैसे दे दो और हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मोहन सर ने कहा, 10 लाख की क्या जरूरत है, ऐसी क्या आफत आ गई है तुम पर। सुधा ने कहा, सर मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, जिसमें मुझे 10 लाख लगेगा। मोहन ने कहा, पर यह तो बहुत ज्यादा रकम है। सुधा ने कहा, सर चाहे जितना भी हो, पर मैं बोल तो रही हूँ, आप मेरी तनख्वाह में से हर महीने काट लीजिएगा। मोहन ने कहा, नहीं सुधा, हम इतना पैसा किसी को वैसे ही नहीं दे सकते। इतनी बड़ी रकम के लिए लोग कुछ न कुछ गिरवी रखते हैं, या तो जमीन या तो घर। सुधा ने कहा, सर ना तो मेरे पास जमीन है और ना ही खुद का घर, मैं तो जिस घर में रहती हूँ वह घर किराए का है। बहुत कुछ सोचने के बाद मोहन ने सुधा से कहा, पर एक चीज तो तुम्हारे पास बहुत कीमती है। सुधा ने जल्दी से कहा, क्या सर। मोहन ने कहा, क्या तुम वह चीज मुझे दे सकती हो। सुधा ने हड़बड़ी में कहा, सर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी दे सकती हूँ, पहले आप तो बताइए। मोहन ने कहा, सुधा तुम ही वो कीमती चीज हो जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। सुधा ने चौंक कर बोला, क्या सर, आप ये क्या बोल रहे हैं। मोहन ने कहा, जो तुम सुन रही हो वही मैं बोल रहा हूँ। सुधा ने कहा, नहीं सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। मोहन ने कहा, पर बेटी तो नहीं हो ना, पर मैं तुम्हें वैसे हासिल नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तुम्हें तो पता है मेरी दीदी को मरे हुए 10 साल हो गए। मैं तब से अकेला रहता हूँ। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। सुधा ने कहा, तो सर आप अपनी उम्र के किसी औरत से शादी कर लो। मेरी उम्र और आपकी उम्र में कितना फासला है। मोहन ने कहा, तो क्या हुआ, फासला है। दिखने में तो मैं अच्छा खासा स्मार्ट दिखता हूँ और मुझसे शादी कर तुम कोई घाटे में नहीं जाओगी। एक तो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसा दूंगा, ऊपर से तुम इतने बड़े होटल की मालकिन भी बन जाओगी। और जैसा मेरा आलीशान घर है वैसा घर तो तुम जैसे लोग सपने में भी देख नहीं सकते हो, हकीकत में नहीं। आखिर तुम्हारी शादी कभी होगी तो किससे होगी? ज्यादातर होगा तो लड़का डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, जो महीने के 50,000 या 1 लाख तक कमाएगा। पर मेरे घर तुम्हें पैसे की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कमी नहीं होगी, और नहीं तो तुम्हें नौकर चाकर सब लोग रहेंगे। एक ऑर्डर पे तुम्हें नाश्ता चाय सब तैयार हो जाके मिलेगा। तुम वहाँ पर रानी बनकर रहोगी। इतना अच्छा मौका तुम्हें मैं दे रहा हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहो तो मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ, सोच लो। सुधा ने कहा, नहीं सर, आप मेरे पास 1 घंटे का भी वक्त नहीं है। डॉक्टर ने 24 घंटे के अंदर पैसे का इंतजाम करने को कहा है। सुधा आज बहुत ही मजबूर थी क्योंकि उसकी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल था। सुधा का उसकी माँ के सिवा और कोई भी नहीं था। और मोहन ने यह भी कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें इस नौकरी से बेदखल भी कर दूंगा। बहुत कुछ सोचने के बाद सुधा मोहन से शादी करने के लिए आखिरकार तैयार हो गई। उसने कहा, ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करूंगी, यानी कि मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज जल्दी से आप मुझे पैसा दे दो। मोहन ने कहा, नहीं नहीं, पैसा मैं तभी तुम्हें दूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी, नहीं तो पैसा लेने के बाद तुम कहीं अपनी बात से मुकर गई तो। सुधा ने कहा, पर सर इतनी जल्दी कैसे शादी करेंगे। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, शादी हम मंदिर में कर लेंगे। बेचारी सुधा इतनी हड़बड़ाई हुई थी और एक तरफ रो भी रही थी। उसने कहा, ठीक है सर, जल्दी करिए। मोहन और सुधा एक मंदिर में गए और वहाँ पर दोनों ने शादी कर ली। मोहन सुधा के साथ 10 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि सुधा की माँ की डेथ हो गई है। सुधा अपनी माँ की मौत की यह खबर सुनकर चिल्लाकर रोने लगी। मोहन ने सुधा को संभालते हुए कहा, अब जो होना था सो हो गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। सुधा ने कहा, पर सर अब तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो अब मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगी। मोहन ने गुस्से में कहा, क्या सर सर लगा रखा है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमने मेरे साथ शादी किया है, कोई मजाक नहीं। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो आखिर कहाँ जाओगी। यह सब सुनकर सुधा बहुत ही रो रही थी। उसने कुछ दिन अपने घर रहकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और मजबूरन न चाहते हुए भी उस मोहन के घर उसे जाना पड़ा। सुधा जब मोहन के घर गई तो उसे बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। मोहन हर वक्त उसे अपनी हर्षद का शिकार बनाने की कोशिश करता, पर सुधा जब भी इस बात से इनकार करती मोहन उसे पीटने लगता। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। तभी कुछ दिन मोहन की एक बेटी थी जो फॉरेन से घूमकर 2 महीनों की छुट्टियों के बाद आई हुई थी। जब वह घर पर आई तो उसने घर पर सुधा को पाया। अचानक सुधा को अपने घर देखकर उसने सुधा से पूछा, तुम कौन हो, मेरे घर में आखिर क्या कर रही हो। अभी सुधा कुछ बताती तभी मोहन वहाँ पर आ गया और उसने कहा, बेटा श्रेया यह तुम्हारी नई माँ है। श्रेया ने कहा, नहीं नई माँ, पापा आप यह सब क्या बोल रहे हैं। मोहन ने कहा, हाँ बेटा, यह तुम्हारी नई माँ है, यानी मेरी धर्मपत्नी। श्रेया ने गुस्से में कहा, क्या पापा आपने दूसरी शादी कर ली और वह भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से। मोहन ने कहा, अब यह सब बातें करने का वक्त नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें अपनी नई माँ को स्वीकारना ही होगा। श्रेया ने कहा, पापा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपनी माँ नहीं मान सकती। और पापा आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी सगाई सोहम से हो गई है। सोहम को यह बात पता चलेगा तो वह कहीं मुझसे शादी न तोड़ दे। और पापा मैं सोहम से बहुत प्यार करती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखेंगे। मोहन ने कहा, अरे बेटा यह सब कुछ नहीं होने वाला है,
मैं सोहम को पैसों से तोल दूंगा। श्रेया ने कहा, पापा आप सोहम को पैसों से तोल लेंगे पर मेरे प्यार के काबिल तो नहीं न बना पाएंगे उसे। पर अभी तक तो सोहम मुझसे बहुत प्यार करता है, पर यह सब जानेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। यह सब कहने के बाद श्रेया गुस्से में अपने रूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर ली। कुछ दिनों तक तो यह सब चलता रहा। श्रेया सोहम से मिलने तो जाती पर सोहम को कभी अपने घर पर नहीं बुला पाती, क्योंकि वो डरती थी कि सोहम यह सब जानने के बाद कहीं उससे शादी ना तोड़ दे। एक दिन की बात है, अचानक मोहन के पास उसके गांव से फोन आया कि आपके भाई का स्वर्गवास हो चुका है, आपको और श्रेया को गांव आना होगा। मोहन ने अपनी बेटी श्रेया से यह बात बताई। अपने ताऊजी की मौत की खबर सुनकर श्रेया बहुत रो रही थी। मोहन ने कहा, बेटा हमें और तुम्हें कुछ दिनों के लिए गांव जाना ही होगा। श्रेया ने कहा, ठीक है पापा, पर वो लड़की भी हमारे साथ जाएगी। मोहन ने कहा, अरे नहीं, वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जा रही है। नौकरानी को हम सब समझा कर जाएंगे कि उसे कैसे रखना है। यही कहकर मोहन और श्रेया शाम की फ्लाइट से अपने गांव में निकल गए। कई दिनों तक शायद श्रेया से सोहम की बात ना हो पाने की वजह से सोहम श्रेया से मिलने श्रेया के घर आ गया। पर जब वह घर आया तो उसे घर पर ना तो श्रेया मिली और ना ही उसके पिता मोहन। उसने घर के नौकर से उन दोनों के बारे में पूछते हुए कहा, श्रेया का फोन मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों उसका फोन नहीं लग रहा। तो मैं डर गया कि आखिर क्या बात है, इसलिए मैं खुद ही उससे मिलने चला आया। नौकरानी ने बताया, साहब जी, श्रेया मैम और मोहन सर अपने गांव गए हुए हैं। अचानक उनके भाई का डेथ हो गया है, इसलिए शायद आपको हड़बड़ी में बता ना पाए। अभी सोहम नौकरानी से यही सब बात कर रहा था, तभी उसको घर के अंदर से कहने की आवाज आई। उसने नौकरानी से पूछा, घर के अंदर आखिर कौन है। नौकरानी ने कहा, अरे साहब जी, कोई नहीं है, वैसे ही टीवी चल रही है। सोहम ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, यह टीवी की आवाज नहीं है, शायद कोई घर के अंदर रो रहा है। सोहम यही सब कहते कहते घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा एक रूम से आवाज आ रही थी। यह तुरंत उस रूम के पास गया और दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की की ढेर सारी चोटें लगी हुई थी और वो दर्द की पीड़ा की वजह से रो रही थी। सोहम ने उस लड़की से पूछा, आप कौन हो और आपकी यह हालत किसने की। सोहम ने कहा, जाने दीजिए साहब, आप यह सब जानकर करेंगे क्या। सोहम ने कहा, नहीं, मुझे जानना है, आप बताओ, आखिर आपके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किसने किया है, और चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। सुधा ने कहा, नहीं, मैं कहीं जाने वाली नहीं, अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो लोग फिर से मुझे पीटने लगेंगे। सोहम ने कहा, किसको पता चलेगा, कौन ऐसा हैवान है। अच्छा ठीक है, यह सब बातें बाद में, पहले आप चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। सोहम उस लड़की यानी सुधा को अपनी गाड़ी में बिठा हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी नौकरानी ने सोहम को रोकते हुए कहा, अरे साहब जी, आप ये क्या कर रहे हैं। श्रेया मैम और सर को जब यह बात पता चलेगा तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोहम ने कहा, क्यों जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनकी हालत तो देखो, पता नहीं किसने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। यही कहकर सोहम उस लड़की यानी सुधा को हॉस्पिटल लेकर चला गया। सुधा का ट्रीटमेंट होने के बाद समूह के अनुसार सोहम ने सुधा से पूछा, अब आप बताइए कि आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव आखिर किसने किया और आप श्रेया के घर में कैसे आई। सुधा ने रोते हुए कहा, साहब जी, मैं मोहन सर की दूसरी पत्नी हूँ। सोहम ने चौंक कर बोला, क्या श्रेया के पापा ने आपसे शादी किया। श्रेया ने तो आपके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। सुधा ने कहा, कैसे बताती, उन्होंने शायद इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप ये सब जानने के बाद उनसे शादी ना तोड़ ले। सोहम ने सुधा से पूछा, तो आप लोगों की शादी कैसे हुई, आपकी उम्र में और मोहन सर की उम्र में तो जमीन आसमान का फर्क है। सुधा ने कहा, हाँ, मोहन सर ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुझसे शादी की। फिर सुधा ने रोककर वो सारी बातें बताई जिस मजबूरी का फायदा उठाते हुए मोहन ने सुधा से शादी किया था। सोहम मोहन की इतनी घटिया बातें जानकर एकदम से चौंक गया और उसने कहा, श्रेया के पापा इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सोहम ने सुधा से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, कहा कि सुधा जी, आप चिंता मत करें, अब आपको यह जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी।
सुधा ने कहा, पर मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ऊपर से मोहन ने मुझसे शादी कर मेरी जिंदगी मानो ने अधिकार में कर ली है। तो हमने कहा, सुधा जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इस नर्क भरी जिंदगी से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। सुधा ने कहा, अरे नहीं साहब, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आपकी शादी तो श्रेया से तय है ना, और आपकी तो उनसे सगाई भी हो चुकी है, तो रिश्ते में तो आप मेरे दामाद लगेंगे। शुभम ने कहा, सुधा जी, आपकी शादी कोई जायज शादी नहीं हुई है। मोहन ने आपसे जबरदस्ती शादी की है। और रही बात श्रेया की, तो श्रेया के बाप के पास तो बहुत पैसे हैं, उसे कई लड़के मिल जाएंगे। और वैसे भी यह सब जानने के बाद मैं श्रेया से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोगों के घर से मेरे घर वाले भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेंगे। यही कहकर अगले दिन सोहम और सुधा ने एक मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में शादी करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कहीं अगर श्रेया आ गई तो हंगामा कर देगी। सुहागरात में सुधा बहुत रो रही थी। सोहम ने सुधा को चुप कराते हुए कहा, सुधा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह एक सपने की तरह, तुम भूल जाओ। यही कहकर सोहम और सुधा एक दूसरे में खो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और